नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं एक चुनौतीपूर्ण सवाल पर बात करने वाले हैं। हम संघर्ष और शांति के बीच के एक बहुत ही उलझे हुए रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी कुछ दमदार ऐतिहासिक और जियोपॉलिटिकल उदाहरणों के साथ। तो चलिए सीधे इस बात पर आते हैं जो आज हमारी पूरी चर्चा का केंद्र है। ये एक ऐसी लाइन है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। मतलब क्या सच में सच्ची शांति पाने का आखिरी रास्ता लड़ाई ही है? अब इस बात को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले हम ईरान का एक केस स्टडी देखते हैं। ये कहानी एक ऐसे देश की जो तब भी खड़ा रहा जब उसकी पूरी की पूरी लीडरशिप ही खत्म कर दी गई। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा संकट जहां एक झटके में देश का बड़े से बड़ा अधिकारी, मतलब पूरी टॉप लीडरशिप ही खत्म हो जाए। ईरान ने कुछ ऐसा ही झेला था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर आर्मी चीफ तक कोई नहीं बचा था। अब सवाल ये है कि ईरान ने इसका जवाब कैसे दिया। उन्होंने कमाल की स्ट्रेटजी अपनाई जिसे कहते हैं मोज़ेक रूल। अब ये है क्या? देखिए, इसे बनाया ही इसलिए गया था कि अगर दुश्मन टॉप लीडरशिप पर हमला करके उसे खत्म भी कर दे तो भी देश घुटने ना टेके। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर सेंट्रल कमांड खत्म तो भी देश नहीं बिखरेगा। कैसे? क्योंकि देश भर में 30 से 32 आज़ाद लड़ाकू ग्रुप्स बना दिए गए जिन्हें जवाबी हमला करने की पूरी छूट थी। मतलब ये एक तरह से हाइड्रा जैसा सिस्टम बन गया। एक सिर काटो तो कई और सिर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये ताकत सिर्फ कागजी रणनीति नहीं थी, ये तो लोगों के दिलों में थी। एक बार की बात है, जब एक पावर प्लांट पर बम गिराने की धमकी मिली तो जानते हैं क्या हुआ? आम लोग, आम नागरिक उसके चारों तरफ एक इंसानी ढाल बनकर खड़े हो गए। ये दिखाता है कि उस देश में एकता किस हद तक थी। तो चलिए अब हम अपनी अगली केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि असली ताकत सिर्फ जज्बे से नहीं बल्कि एक देश के कानूनों की बनावट से कैसे आती है। तो यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो है भारत के संविधान का एक आर्टिकल 253। अब ये करता क्या है? ये केंद्र सरकार को इतनी पावर देता है कि वो दुनिया के किसी भी देश के साथ कोई भी फैसला ले सकती है और उसे कोई रोक नहीं सकता। इसका असली मतलब ये है कि देश के बड़े फैसलों में कोई अंदरूनी राजनीति या राज्यों की आनाकानी आड़े नहीं आ सकती। इसी से तो देश की साख और ताकत दुनिया में बनी रहती है। और ये साफ साफ दिखाता है कि पावर किसके हाथ में है। जब बात इंटरनेशनल डील्स की हो तो आखिरी फैसला हमेशा केंद्र सरकार का ही होता है, कोई बहस नहीं। जैसे गुजरात में जो एयरबस की फैक्ट्री लगी, अगर गुजरात सरकार मना भी करना चाहती तो भी नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। तो हमने अभी तक मजबूती और सही बनावट के उदाहरण देखे, लेकिन अब हम इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जो दिखाता है कि कमजोरी की कीमत कितनी भयानक हो सकती है। सिर्फ एक इंसान, आर्चड्यूक फर्डिनेंड, उनकी हत्या ने यह दिखा दिया कि कैसे एक अकेले लेकिन बहुत जरूरी इंसान के हटने से पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता है। शायद वो अकेले ऐसे इंसान थे जो दुनिया को पहले विश्व युद्ध की आग में जलने से बचा सकते थे। और बस उस एक घटना ने उस माला के मोती को तोड़ दिया जो युद्ध की ताकतों को बांधे हुए थी। फर्डिनेंड के जाते ही दुनिया को उस भयानक तबाही से बचाने वाला कोई नहीं रहा। और इस एक गलती की कीमत इंसानी जानों से चुकाई गई। और इसकी सबसे दर्दनाक निशानी है वो 2 लाख से भी ज्यादा सगाई की अंगूठियां जो उन सैनिकों से मिलीं जो अपने घर, अपनी मोहब्बत के पास कभी वापस नहीं लौट पाए। ये हमें ये भी बताता है कि जंग का असली दर्द जाने वालों को नहीं होता। असली तकलीफ तो वो सहते हैं जो पीछे रह जाते हैं उस नुकसान का बोझ उठाने के लिए। जाने वाला तो चला जाता है, दर्द तो उसके लिए है जिसे वो अकेला छोड़ गया है। तो फिर ताकत, कानून और इस भयानक तबाही की कहानियों से हमें आखिर में क्या सबक मिलता है? इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, महाभारत में। देखिए, शांति और प्रेम की मूरत बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण ने भी महाभारत के महायुद्ध को नहीं रोका जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। इससे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या कभी कभी लड़ाई एक जरूरी बुराई बन जाती है? मतलब इसके पीछे सोच ये है कि कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो दलील या बातचीत से नहीं मानती। और यहीं पे वो पुरानी कहावत याद आती है, लात के भूत बातों से नहीं मानते। मतलब साफ है, कुछ लोगों को समझाने के लिए ताकत दिखानी ही पड़ती है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर रुक जाते हैं
कि क्या जंग से बचने के लिए, जंग के लिए हमेशा तैयार रहना ही एकमात्र रास्ता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।